तो हेलो एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे अपूर्व जुडिशियल क्लासेस की हिंदू लॉ के तीसरी क्लास। लेक्चर नंबर थर्ड है। हिंदू लॉ हमने स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए। और अभी तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसमें अगर बेसिकली दूर से देखें तो हमें बस दो क्वेश्चंस के आंसर दिखाई देते हैं। एक, हिंदू कौन है, हिंदू कौन है, और दूसरा, हिंदू विधि क्या है। हिंदू कौन है और हिंदू विधि क्या है, इन दो क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता। अब इसके आगे हमें पढ़ना है, बट पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को रिवाइज करेंगे, जैसे कल की क्लास को रिवाइज हमने किया था। ठीक है, तो क्लासेस ऐसे ही चलेंगे आपकी। जो ही क्लास स्टार्ट होगी थोड़ी देर 5 मिनट हम पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। परसों की बात की जाए तो हिंदू कौन है ये मैंने बता दिया था। जो स्वयं को हिंदू कहता है वही हिंदू है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे न्याय निर्णयों, इन सारी चीज 1966 का जो यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूल दास का केस था, इसका भी मैंने पूरा पूरा मेंशन किया था। सारी चीजें लगभग आप लोग देख चुके हैं। इसके बाद हिंदू विधि क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदू लॉ की बात करें तो ये बंच ऑफ सो मेनी लॉज, बहुत सारे एक्ट्स को मिलाकर के हिंदू लॉ क्रिएट होता है। और इन एक्ट्स में, इन लॉज में हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, और इसके अलावा हिंदू अव्यवस्था एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 आता है। इंग्लिश में बात करें तो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसे उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, जिसे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के रूप में जाना जाता है। और चौथा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, यानी कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। इसे हम लोगों ने पूरा पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, अभी मतलब सिर्फ पढ़ा था कि इसे हमें पढ़ना है। तो हिंदू विधि में हमने इन चार मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज को कोट किया था। इसके अलावा भी लॉज थे बट उससे हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, जैसे जैसे हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने एक एक करके देखी थी, बट उसे हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके, क्लियर है आई थिंक। अब आगे चलते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में। हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 से लागू होता है। और 18 मई 1955 से लागू होने से पहले हमने बहुत सारी चीजों को इसमें देखा गया था। इसमें टोटल अगर सेक्शंस की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस क्या है, 29। और इसके अलावा जो सेक्शन नंबर 30 है, उस सेक्शन नंबर 30 के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्शन 30 जो है, धारा 30 जो है, उस धारा 30 को निरसित कर दिया गया था 1960 में। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात की जाए तो टोटल 6 चैप्टर्स हैं। Total number of chapters, so there are 6 chapters are there in this act and there are 29 sections in this act. ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। इतना तो हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि विवाह का मतलब क्या है। यदि वर और वधु, यानी कि दूल्हा और दुल्हन की बात हो रही है, वर और वधु यदि एक दूसरे को विधिक रूप से पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो इसे ही विवाह कहा जाता है। विधिक रूप से, ये वर्ड आपका की पॉइंट है, विधिक रूप से। ओके, इसके आगे हमने पढ़ा था कि विवाह के स्वरूप के बारे में, कि जो हिंदू विवाह है ये इसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार का है हिंदू विवाह। तो हमने इसमें देखा था कि हिंदू विवाह की प्रकृति या हिंदू विवाह का जो स्वरूप है, इस स्वरूप में हमने देखा कि क्या दो क्वेश्चंस आते हैं, क्या हिंदू विवाह संस्कारात्मक है या फिर हिंदू विवाह संविदात्मक है, वेदर इट्स इट्स इंस्टीट्यूशनल और कॉन्ट्रेक्चुअल, सॉरी इसको ध्यान में रखते रहेगा, वेदर इट्स रिचुअलिस्टिक और कॉन्ट्रेक्चुअल, या फिर दोनों में हमें यह देखना था कि 1955 से पहले किस तरीके का हिंदू विवाह था और अभी हिंदू विवाह का नेचर किस तरीके का हो गया, रिचुअलिस्टिक यानी संस्कारात्मक
संस्कारात्मक का मतलब संस्कार के आधार पर है, और कॉन्ट्रेक्चुअल यानी संविदात्मक। ठीक है, तो इसे हमें देखना है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, 1955 से पहले और 1955 के बाद में, इसे ही हमें देखना था। 1955 के पहले और 1955 के बाद में इसे हमें कैसे क्लियर करना है, कैसे कवर करना है। तो हमने देखा था कि 18 मई 1955 से पूर्व जो हिंदू लॉ था या हिंदू विवाह था, इसकी प्रकृति संस्कारात्मक थी, संस्कारात्मक, रिचुअलिस्टिक, और इसे हमने कई पॉइंट्स में डिफाइन किया था। जैसे कौन कौन से पॉइंट? पॉइंट नंबर 1, इसमें कॉन्सिडरेशन की जरूरत नहीं होती है, यानी इसमें प्रतिफल आवश्यक नहीं है। अगर इसमें देखा जाए विवाह और ऐसे कर लेते हैं संविधान। ठीक, सबसे पहला जो पॉइंट होगा इसमें वो होगा कॉन्सिडरेशन यानी प्रतिफल। क्या विवाह में प्रतिफल की जरूरत है? आवश्यकता है? नहीं। बट कॉन्ट्रैक्ट में बिना कॉन्सिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाता है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, कन्या विवाह का पक्षकार नहीं, और यहां पे पार्टीज चाहिए। कन्या विवाह में एक पक्ष के रूप में नहीं होती है, मतलब ऐसा एक पार्टी नहीं बना करके आप उसको कर रहे हो, ठीक है, एक पार्टी के रूप में नहीं होती है। तो यहाँ पे पक्षकार नहीं होते हैं, बट संविदा में पक्षकार चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? यहाँ पे दान की बात की जाती है, महादान की बात की जाती है, कन्यादान की बात की जाती है, पवित्र दान की बात की जाती है। तो ये क्या है? एक पवित्र दान है, बट कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह का डोनेशन नहीं होता है, किसी तरह का पायस डोनेशन, किसी तरीके का पवित्र दान या कोई दान नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बहुत ही लीगल टर्म होता है। आप जो भी चीज मेरे लिए करेंगे उसके एवज में, उसके बराबर में, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ये किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये ध्यान में रखते रहेगा। महादान की बात की गई है। चौथी चीज, वयस्कता, मेजॉरिटी, एडल्टहुड, यानी कि वयस्कता विवाह करने के लिए आवश्यक नहीं होती थी, बट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अ पर्सन शुड बी 18 प्लस, अ पर्सन शुड बी अ मेजर। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी को यदि संविदा करनी है, तो उसकी आयु 18 वर्ष से यदि कम है तो उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। बहुत सारे केसेस हैं, ये हम बाद में कोट करेंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं ना, इस वजह से। नेक्स्ट, जन्म जन्मांतर का संबंध, जन्म जन्मांतर का संबंध, ये ध्यान में रखिएगा। जन्म जन्मांतर का संबंध क्या कहा गया? जब भी हम विवाह की बात करें तो विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो क्या इसे जीवन भर निभाने के लिए किसी को बाउंड किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि पूरे जीवन भर आप अपनाए ही रहें, कॉन्ट्रैक्ट ये ही रहे, अगले जन्म तक आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट विवाह में ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि जो विवाह एक बार हुआ वो अगले पूरे जीवन भर के लिए, अगले 7 जन्मों के लिए ऐसा विवाह हो गया। इसका मतलब क्या है? ये 1955 से पहले का कॉन्सेप्ट है। उस समय डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, जुडिशियल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। यानी उस समय न ही क्या हो सकता था, विवाह विच्छेद हो सकता था, न ही न्यायिक पृथक्करण हुआ करता था। ये ध्यान में रखिएगा। हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन, इन सारे वर्ड्स के बारे में हमें सुनने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद, जो मैं यहां पे मेंशन कर रहा था। न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद। तो विवाह में न्यायिक पृथक्करण या विवाह विच्छेद जैसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं थी।
यानी कि जुडिशियली सेपरेट नहीं हो सकते थे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में इसे हम बात करें तो यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए भी पर्टिकुलर लीगल टर्म्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, न्यायिक पृथक्करण या विवाह विच्छेद पॉसिबल होता है, किसमें, सॉरी, पॉसिबल नहीं होता है विवाह में, बट इस तरीके का सेपरेशन या जुडिशियली या फिर किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपने 6 पॉइंट्स को कवर किया। इसके बाद कुछ 2-3 पॉइंट और थे, जैसे विधवा विवाह की बात की जाए, अगर कोई विडो है तो वो विवाह नहीं कर सकती थी 1955 से पहले, मतलब हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कानून नहीं थे। हालांकि विधवा विवाह चलाने के लिए परंपराएं चलाई गई थी, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, ये सारी चीजें चलती थी, बट इसके लिए लीगल टर्म ये जो है यहाँ पे आ जाता है, विधवा विवाह की अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है, जैसे मनुस्मृति में मैंने आपको बताया हुआ था कि मनुस्मृति में इसका मेंशन किया गया। अब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं मनुस्मृति को, बहुत सारे लोग इसकी बुराई भी करते हैं, बट अगर हम एक पहली लॉ बुक देखें उस टाइम की, एक कानून की किताब यदि हम देखें उस टर्म में, हिंदुओं के लिए एक पर्टिकुलर अगर कोई लॉ बुक देखें तो मनुस्मृति थी। इस वजह से उसकी इंपॉर्टेंस को हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, बट यहां पे कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो एक विडो यानी एक विधवा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमने देखा था धार्मिक अनुष्ठान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक हो जाता है किसमें? विवाह में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नरक से रक्षा, नरक रक्षा, विवाह करने से नरक से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपसे संतान की उत्पत्ति होगी, और संतान क्या करेगा? संतान आपके जीवन को सफल बनाएगा, या फिर जब मृत्यु हो जाएगी तो पिंडदान करने के लिए जो पुत्र की प्राप्ति होती है विवाह के द्वारा ही मानी जाती है। वैलिड लीगल सन की बात यहाँ पे की जा रही है, बट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपकी नरक से रक्षा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ध्यान में रखें। इसके अलावा बिना पत्नी के कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा सकता था। धार्मिक अनुष्ठान विदाउट वाइफ, बिना पत्नी के धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा सकता था। ऐसा क्या है? ऐसा कहा गया है हिंदू मैरिज एक्ट में कि अगर आपको धार्मिक अनुष्ठान करना है तो आपकी पत्नी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान में रखते रहेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है कि पत्नी होगी तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। इसके अलावा सब लगभग हमने 9 पॉइंट कवर कर लिए हैं, और लास्ट में अब हमें क्या देखना है, 18 मई 1955 के बाद क्या क्या चीजें हमारी बदली, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बदल गई 18 मई 1955 के बाद। ये सब कुछ आपने देख लिया। अब इसके बाद की चीजों को हम यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे 18 मई 1955 के बाद, या 18 मई 1955 से, या फिर हिंदू विधि लागू होने के पश्चात। अठारह मई 1955 से हिंदू विवाह लगभग संविदात्मक हो गए। लगभग, ध्यान रखिएगा, संविदात्मक हो गए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हिंदू मैरिज हैज बिकम ऑलमोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रॉम 18 मई 1955 से ये लगभग संविदात्मक हो गया।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको एक एक करके हम मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों लगभग लगभग ही वर्ड लगेगा, पूरी तरह से नहीं। पहले क्या था, पूरी तरीके से संस्कारात्मक था, लेकिन इसके बाद जब हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो जाता है, इसके बाद ये पूरी तरीके से मतलब लगभग आंशिक रूप से संविदात्मक भी हो गया। पहले तो संविदात्मक थोड़ा सा भी नहीं था, इसके बाद में थोड़ा थोड़ा संविदात्मक हो गया। कैसे हो गया जरा देखते हैं। हेडिंग होगी आपकी, ये हेडिंग थी। ठीक है, हिंदू मैरिज हैज बिकम ऑलमोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रॉम 18 मई 1955। बार बार ये डेट मैं बोल रहा हूं जिससे आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए। लिखेंगे लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। वयस्कता पहली हेडिंग, वयस्कता। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी में हम देखते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों व्यक्तियों का, दोनों पार्टीज का या दो पक्षों का वयस्क होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी। यदि एक भी पार्टी अवयस्क है, एक भी पार्टी मेजर नहीं है, माइनर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि, पहले लिख लीजिए फिर उसके बाद, जिस प्रकार से संविदा करने के लिए, जिस प्रकार से संविदा करने के लिए दोनों पक्षकार वयस्क होने चाहिए, जिस प्रकार संविदा करने के लिए दोनों पक्षकार वयस्क होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, उसी प्रकार हिंदू विवाह के लिए भी, उसी प्रकार हिंदू विवाह के लिए भी वर एवं वधू को, वर एवं वधू को वयस्क होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। वयस्क होना चाहिए। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर विवाह संविदा जैसा हो गया, इस बिंदु पर विवाह संविदा जैसा हो गया। सर ये कहां कहा गया है, किस जगह पे कहा गया है, तो जरा लिख लीजिए। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 5 सेक्शन 3 एंड भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये आपने देख लिया एक पॉइंट पे, विवाह और संविदा दोनों में वयस्कता इंपॉर्टेंट हो गई, जरूरी हो गई। नेक्स्ट, प्रस्ताव एवं स्वीकृति, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।
प्रस्ताव एवं स्वीकृति, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसमें लिखे जिस प्रकार संविदा करने के लिए, जिस प्रकार संविदा करने के लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति, जिस प्रकार संविदा करने के लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, उसी प्रकार विवाह करने के लिए भी, विवाह करने के लिए भी प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रस्ताव एवं स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, प्रस्ताव एवं स्वीकृति भी आवश्यक होती है। ठीक है, just wait for a minute. ओके, तो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि मेजॉरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर हिंदू मैरिज एंड एज वेल एज फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको करना है तो भी आप मेजर होने चाहिए, एंड अगर आपको विवाह करनी है तो भी आपकी एज जो है मेजर होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि अगर विवाह की बात की जाए तो पुरुष की विवाह की आयु 21 रखी गई है और महिला की विवाह की आयु 18 वर्ष रखी गई थी, लेकिन लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद पुरुष और महिला दोनों की विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी गई है। और इसे एडॉप्ट करने वाला, इस नियम को लागू करने वाला जो पहला स्टेट है ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया, लिख भी दिया आपने। क्या लिखा? जिस प्रकार संविदा करने के लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति आवश्यक होती है, उसी प्रकार विवाह करने के लिए भी प्रस्ताव एवं स्वीकृति आवश्यक होती है। As we know that offer and acceptance is important for a contract. ठीक है, as well as it's also important for Hindu marriage. ठीक है, चलिए दो पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। ये तीसरा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे 18 में 1955 के बाद हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल हो। इस पॉइंट को हम लिखें तो पॉइंट नंबर 3 है स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। एस होगा। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? 1955 से पहले, हालांकि अभी भी बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज में भी, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज में भी ऐसा होता है कि ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम यानी वर और वधू के पास इसका अधिकार नहीं होता है कि वो अपने स्पाउस को चूज कर सके। यानी वर या वधू दोनों के साथ हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वधू के साथ ही, दोनों के साथ हो सकता है कि दो गार्जियंस मिल करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन दो पर्टिकुलर पर्सन्स को विवाह के बंधन में बंधना है और इस पे उनको खुद भी नहीं पता होता है क्या करना है और एक दिन उनका विवाह
हो जाता है। ऐसा कोई लीगल टर्म, ऐसी कोई लीगल व्यवस्था नहीं थी 1955 से पहले कि दोनों से पूछना आवश्यक है। प्री कंसेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्री कंसेंट क्या होता है, इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी हम लोग कोट करेंगे, इसके लिए परेशान मत होइए। इसमें लिखिए, जिस प्रकार संविदा करने के लिए स्वतंत्र सहमति आवश्यक है, जिस प्रकार संविदा करने के लिए स्वतंत्र सहमति आवश्यक है, उसी प्रकार विवाह करने के लिए भी स्वतंत्र सहमति आवश्यक। प्री कंसेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए, ठीक है। प्री कंसेंट इज नेसेसरी फॉर अ मैरिज एज इट्स नेसेसरी टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 है अधिकारों का पुनर्स्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स भी आप लोग देखते हैं, जिसे साधारण भाषा में जब आप लोग कचहरी के लैंग्वेज में यूज करते हैं तो इसे विदाई के रूप में कहते हैं कि विदाई करा के लाना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स करानी, ये सारी चीजें। चलिए इसको हम देख लेते हैं, अधिकारों का पुनर्स्थापन, पॉइंट नंबर 4। अधिकारों का पुनर्स्थापन, ये लिख देते हैं रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स, रेस्टोरेशन। जरा इसमें देखें, जिस प्रकार संविदा के लिए, जिस प्रकार संविदा के लिए एक पक्षकार द्वारा, एक पक्षकार द्वारा अपने संविदात्मक कर्तव्यों का पालन न करने पर, अपने संविदात्मक कर्तव्यों का पालन न करने पर उसे दूसरा पक्षकार, उसे दूसरा पक्षकार विनिर्दिष्ट अनुपालन, विनिर्दिष्ट अनुपालन, दूसरा पक्षकार उसे विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद दायर करके, का वाद दायर करके, दायर करके उसे ऐसा करने के लिए विवश कर सकता है, उसे ऐसा करने के लिए विवश कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से, लिख रहा हूं ना, पूरा सब लिखना है, ओके। ठीक उसी प्रकार से वैवाहिक कर्तव्यों का पालन न करने पर, ठीक उसी प्रकार से वैवाहिक कर्तव्यों का पालन न करने पर, वैवाहिक कर्तव्यों का पालन न करने पर दूसरा पक्षकार, दूसरा पक्षकार उसे ऐसा करने के लिए, दूसरा पक्षकार उसे ऐसा करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत, के अंतर्गत न्यायालय द्वारा बाध्य कर सकता है, न्यायालय द्वारा बाध्य कर सकता है।
इसलिए इस बिंदु पर भी यह कहा जा सकता है कि इसलिए इस बिंदु पर भी यह कहा जा सकता है कि 18 मई 1955 के बाद या 18 मई 1955 से हिंदू विवाह लगभग लगभग जरूर लगाएंगे, ऑलमोस्ट क्या, लगभग संविदात्मक हो गया, लगभग संविदात्मक हो गया। एक हेडिंग डालेंगे शून्य, शून्य या शून्यता इसे बोलते हैं, वॉइड। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वैसे मैरिज भी वॉइड हो जाती है। किस पर्टिकुलर कंडीशंस में, तो उसे हम यहां पे लिखेंगे। जिस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में संविदाएं शून्य हो जाती हैं, जिस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में संविदाएं शून्य हो जाती हैं, संविदाएं शून्य हो जाती हैं, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जरूर लिख लीजिएगा। सेक्शन 11, 20, 24 to 30, 11, 20 and 24 to 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक लिखने से बढ़िया डायरेक्टली लिख लो 24 to 30, ठीक है, 24 to 30। उसी प्रकार धारा 11, उसी प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इंडियन मैरिज एक्ट 1955 की धारा 11 तीन परिस्थितियों में विवाह को शून्य घोषित करता है, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 तीन परिस्थितियों में विवाह को शून्य घोषित करती है। अब ये शून्य घोषित हो जाती है तो कौन कौन से तीन परिस्थितियां हैं? सबसे पहला है बाइगेमी, द्विविवाह, बाइगेमी। द्विविवाह, यदि कोई व्यक्ति दो विवाह, एक जीवित पत्नी के होते हुए या एक जीवित पति के होते हुए यदि दूसरा विवाह कर लेता है तो वो दूसरा विवाह उनका वॉइड हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, शून्य हो जाएगा वो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्रतिषिद्ध संबंधी से विवाह,
ओके, तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक्चुअली वाईफाई की कनेक्शन करानी है, जिसकी वजह से आपकी क्लास अभी लाइव नहीं हो पा रही है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसी वजह से बार बार कॉल करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ रही है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, द्विविवाह, बाइगेमी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट प्रतिषिद्ध संबंधी से विवाह। प्रतिषिद्ध संबंधी से विवाह। ठीक है, मैरिज रिस्ट्रिक्टेड, जिसको रिलेटिव बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिलेटिव। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर थर्ड, सपिंड विवाह। सपिंड विवाह, इसको हम पर्टिकुलरली अलग से भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सपिंड विवाह क्या है, सपिंड का मतलब क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट में सपिंड बहुत ज्यादा ब्रॉडली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस पे कम से कम 1 घंटे से ज्यादा की क्लास चलेगी सपिंड विवाह पर। इस पे बहुत सारे लेटेस्ट केसेस भी हैं, उन सारे केसेस को भी हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसे वन बाय वन हमें देखना है। अभी आज की क्लास को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज थोड़ी सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ काम वाम है, थोड़ा कुछ काम है इस वजह से। ठीक है, बट यहीं से हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द ब्रेक। और कल मिलते हैं हम लोग फिर से इसी टाइम पे। जय हिंद, भारत माता की।